फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। आज का टॉपिक है हीमैटिनिक्स। हीमैटिनिक्स, इसका नाम का मतलब है हीम। हीम का मतलब आयरन या आयरन कंटेनिंग कंपाउंड। तो हीमैटिनिक्स क्या है? हीमैटिनिक्स एक ऐसी ड्रग्स हैं, हीमैटिनिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे बॉडी में ब्लड के फॉर्मेशन को बढ़ा देती हैं। हीमैटिनिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे ब्लड के फॉर्मेशन को बढ़ा देती हैं। हीमैटिनिक्स ड्रग्स का हम लोग यूज़ एनीमिया की कंडीशन में यूज़ करते हैं। एनीमिया क्या है? एनीमिया एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें हमारी ब्लड में प्रेजेंट आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, जिसके कारण हमको एनीमिया कॉज होता है। हीमैटिनिक्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आयरन हो गया, फोलिक एसिड हो गया, B12 यानी कि साइनोकोबैलामीन हो गए। इन सब की कमी के कारण ही हमको हीमैटिनिक्स ड्रग की ज़रूरत पड़ती है। इसके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्लासिफिकेशन है आयरन। आयरन में हीम का मतलब ही आयरन है, तो हम लोग इसमें आयरन लेते हैं। आयरन को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ओरल आयरन और पैरेंट्रल आयरन। तो ओरल आयरन ऐसे आयरन होते हैं जिनको हम टैबलेट या कैप्सूल के फॉर्म में लेते हैं। इसकी ड्रग्स हैं फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेरेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस सक्सिनेट, फेरस अमीनोएट और फेरिक अमोनियम सिट्रेट, कार्बोनिल आयरन और आयरन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। ये ड्रग हम लोग एज अ ओरल आयरन यूज़ करते हैं। पैरेंट्रल आयरन में हम लोग कौन कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं? ऐसी ड्रग्स जो कि हम लोग इंजेक्शन के थ्रू या फिर IM, IV लें, उन्हें हम पैरेंट्रल आयरन कहते हैं। इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो आयरन डेक्स्ट्रॉन, आयरन सॉर्बिटॉल सिट्रिक एसिड, फेरस सुक्रोज और फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज, ये ड्रग्स आती हैं। सेकेंड इसकी क्लासिफिकेशन की कैटेगरी है मैचुरेशन फैक्टर। तो मैचुरेशन फैक्टर में क्या है कि ऐसी ड्रग्स जो कि ब्लड के फॉर्मेशन यानी कि आरबीसीज को मैच्योर होने के लिए हेल्प करती हैं, उन्हें हम मैचुरेशन फैक्टर के अंतर्गत ड्रग्स हीमैटिनिक्स ड्रग बोलते हैं। इसमें जो आरबीसीज का मैच्योर करती हैं, जो रेड ब्लड सेल्स को जो मैच्योर करने में हेल्प करती हैं, उनमें मेनली दो ड्रग्स हैं, जैसे कि पहली है विटामिन B12 और दूसरी है फोलिक एसिड। विटामिन B12 में हम लोग साइनोकोबैलामीन, हाइड्रोक्सोकोबैलामीन, मिथाइलकोबैलामीन लेते हैं, और फोलिक एसिड में हम फोलिनिक एसिड लेते हैं। एडजुवेंट हीमैटिनिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हम लोग इस हीमैटिनिक्स ड्रग के साथ में ऐड करके ड्रग्स को देते हैं। इसमें आती हैं कॉपर, पायरिडॉक्सिन और रिबोफ्लेविन। हीमैटिनिक्स ड्रग्स में फर्स्ट क्लास की ड्रग आयरन है। तो आयरन हमारे बॉडी का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, और इसको हम एनीमिया के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। हमारे बॉडी में टोटल आयरन 2.5 से 5 ग्राम तक टोटल आयरन प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ जो डेली रिक्वायरमेंट होती है आयरन की, वो 0.5 से 2 mg तक होती है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान इस आयरन की डेली रिक्वायरमेंट बढ़कर 3 से 5 mg तक हो जाती है। आयरन रिक्वायरमेंट आर ग्रेटली इंक्रीज ड्यूरिंग ग्रोथ, प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन एंड हेमरेज कंडीशन। जो आयरन की रिक्वायरमेंट है बॉडी में, वो हमारी ग्रोथ टाइम पर, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग द हेमरेज कंडीशन, इन सब कंडीशन में आयरन की रिक्वायरमेंट
बढ़ जाती है। फैक्टर फैसिलिटेटिंग आयरन एब्जॉर्प्शन, तो यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। पहला फैक्टर है एसिड। एसिड फेरिक आयरन के डिसोल्यूशन और रिडक्शन को बढ़ा देता है। सेकंड है रिड्यूसिंग सब्सटेंस। एस्कॉर्बिक एसिड, अमीनो एसिड कंटेनिंग एसएच रेडिकल, ये सब एजेंट्स फेरिक आयरन और एब्जॉर्बेबल कॉम्प्लेक्स को रिड्यूस कर देते हैं। थर्ड है मीट। इंक्रीज HCl सेक्रीशन एंड प्रोवाइड हीम आयरन। मीट क्या करता है, हमारे HCl के सेक्रीशन को बढ़ा देता है और HCl के सेक्रीशन बढ़ने के कारण जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो भी बढ़ जाता है। कुछ फैक्टर्स जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को सप्रेस करते हैं वो अब देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है एल्कलाइन यानी कि एंटासिड। जब एसिड सेक्रीशन को हमारे आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है तो एल्कलाइन यानी कि एंटासिड क्या करेगा, वो आयरन की सॉल्युबिलिटी को या आयरन के एब्जॉर्प्शन को घटा देगा। साथ ही साथ कुछ और भी एजेंट्स हैं जैसे कि फॉस्फेट्स जो कि हमारे एगियोल्क में पाए जाते हैं, फाइलेट्स जो कि मेज और वीट में पाए जाते हैं, और टेट्रासाइक्लिन, ये भी इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होते हैं और आयरन के एब्जॉर्प्शन को सप्रेस कर देते हैं। आयरन पॉइजनिंग। आयरन पॉइजनिंग अधिकतर जब हमारे ब्लड में आयरन की कंसंट्रेशन, आयरन की मात्रा ज़्यादा हो जाती तो आयरन पॉइजनिंग होता है। ये अधिकतर इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर आयरन की मात्रा 60 mg/kg से अगर ज़्यादा हो जाए तो उसके कारण ही ये आयरन पॉइजनिंग या आयरन टॉक्सिसिटी होती है। इसके मैनिफेस्टेशंस क्या है, मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम्स। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, हमको वोमिटिंग ऐसा फील होएगा, एब्डोमिनल पेन होगा, हीमेटमेसिस हो जाएगा। हीमेटमेसिस मतलब होता है कि हीम प्लस इमेसिस, दो वर्ड से मिलकर बना है, यानी कि ब्लड की वोमिटिंग होती है इसमें। डायरिया हो जाएगा, लिथर्जी कॉज होगी यानी कि थकावट लगेगी, टायर्डनेस लगेगा। साइनोसिस में क्या होता है कि हमारी बॉडी की स्किन या फिर नेल्स या फिर आइस के अराउंड ब्लूइश टाइप का हो जाता है, ब्लूइश स्किन हो जाती है। डिहाइड्रेशन, एसिडोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड स्ट्रीम में एसिड का लेवल बढ़ जाता है, और जब एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो उसके कारण जो हीम है यानी कि आयरन है उसका एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाता है, जिसके कारण ही आयरन पॉइजनिंग होती है। कन्वर्जन्स यानी कि झटके आते हैं और यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा आयरन की मात्रा लेने से डेथ तक कॉज हो सकती है। तो इसके ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, जो कि ट्रीटमेंट में इसका पहला ट्रीटमेंट है गैस्ट्रिक लैवेज, यानी कि वोमिटिंग कराते हैं, जो गैस्ट्रिक मटेरियल होता है उसको बाहर निकालते हैं, गैस्ट्रिक लैवेज कराते हैं। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, आईवी के थ्रू हम लोग फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आयरन की मात्रा बॉडी से बाहर निकल सके। एग योल्क एंड मिल्क ओरली टू कॉम्प्लेक्स आयरन, एग योल्क और मिल्क देते हैं जो कि आयरन को सप्रेस कर देते हैं। साथ ही साथ एंटासिड देते हैं, एंटासिड में हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करते हैं जो कि आयरन का सप्रेशन का काम करते हैं। हिमैटनिक्स ड्रग्स की सेकेंड मोस्ट क्लास ड्रग है विटामिन B12। विटामिन B12 रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, इन तीनों के मैचुरेशन में हेल्प करती है। विटामिन B12 का जो कॉम्प्लेक्स है वो साइनोकोबैलामीन और हाइड्रोक्सीकोबैलामीन है। विटामिन B12 वाटर सॉल्युबल होती है और साथ ही साथ थर्मोस्टेबल रेड क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। विटामिन B12 की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 1 to 3 माइक्रोग्राम है,
जो कि प्रेगनेंसी के टाइम और ड्यूरिंग द लैक्टेशन ये इसकी डिमांड विटामिन B12 की डिमांड बढ़ जाती है और 3 to 5 माइक्रोग्राम तक हो जाती है। विटामिन B12 हमारी सेल्स की ग्रोथ के लिए और सेल्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए हेल्प करती है। हिमैटनिक्स ड्रग्स में हम फोलिक एसिड का भी यूज़ करते हैं। फोलिक एसिड येलो क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ ये वाटर में इनसॉल्युबल होती है, यानी कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है, लेकिन इसके जो सोडियम सॉल्ट्स होते हैं वो वाटर में आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं। जो हमारी बॉडी में फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट है वो लेस देन 0.1 mg है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी लैक्टेशन बढ़ जाती है और 0.8 से 0.8 mg पर डे हो जाती है। टोटल बॉडी स्टोर्स ऑफ फोलेट्स 5 to 10 mg, जो हमारी बॉडी में टोटल ये फोलिक एसिड फोलेट के फॉर्म में स्टोर होती है, जिसकी मात्रा 5 से 10 mg तक होती है। डिफिशियंसी अकर्स ड्यू टू इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक, माल एब्जॉर्प्शन, क्रोनिक अल्कोहलिज्म, इंक्रीज डिमांड एंड ड्रग इंड्यूस्ड। जो इसकी डिफिशियंसी होती है फोलिक एसिड की, वो इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक के कारण, यानी कि प्रॉपर डाइट ना लेने के कारण, माल एब्जॉर्प्शन यानी कि सही से फोलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन ना होने के कारण, क्रोनिक अल्कोहलिज्म यानी कि अल्कोहल की मात्रा लगातार और बहुत समय से लेने के कारण, इंक्रीज डिमांड यानी कि फोलिक एसिड की डिमांड बॉडी में बढ़ जाने के कारण इसकी कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है। साथ ही साथ ड्रग इंड्यूस्ड यानी कि किसी ड्रग के लेने के कारण भी फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हमारे बॉडी में हो जाती है। हिमैटनिक्स ड्रग्स का हम लोग मेन यूज़ एनीमिया के केस में करते हैं। एनीमिया में क्या होता है? एनीमिया में हमारे बॉडी में ब्लड में प्रेजेंट जो RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी संख्या कम हो जाती है, जिसके कारण एनीमिया होता है। जब भी हम एनीमिया का टेस्ट कराते हैं तो उसके लिए हम लोग हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्रिट इन दोनों का कंसंट्रेशन देखते हैं। अगर हमारे ब्लड स्ट्रीम में अगर हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्रिट कम होता है तो एनीमिया की कंडीशन हो जाती है। हीमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल्स का मेन प्रोटीन होता है और इस मेन प्रोटीन के कारण ही हमारे रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBCs का फॉर्मेशन होता है। हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं हमारी, वो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं और साथ ही साथ इस ऑक्सीजन को हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने में हेल्प करती हैं। एनीमिया होने के जो सिम्टम्स हैं वो हैं फैटिग यानी कि बहुत ज़्यादा थकावट होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्किन पैलर यानी कि स्किन का येलोइश हो जाना, पीलापन हो जाना स्किन में, ब्रिटल नेल्स कैसे ब्रिटल हो जाते हैं, सर में दर्द रहता है एंड फास्ट हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। ये सब इसके सिम्टम्स हैं। क्लासेस ऑफ एनीमियास के क्लासिफिकेशन कि किस किस कारणों के कारण एनीमिया हो जाता है। इसमें सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, यानी कि कारण। पहला कारण क्या हो सकता है? या तो फिर हमारे ब्लड का लॉस हो गया हो, ब्लड लॉस होने के कारण एनीमिया हो सकता है, या तो फिर हमारे बॉडी में प्रेजेंट नॉर्मल ब्लड सेल्स का जो प्रोडक्शन है वो ना हो पाना, प्रोडक्शन सही से ना हो पाने के कारण भी एनीमिया हो जाता है। साथ ही साथ एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, यानी कि ब्लड सेल्स का डिस्ट्रॉय होने के कारण भी एनीमिया हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? इसमें सबसे पहला है नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक। इसमें क्या है? एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज, यानी कि किसी
क्रोनिक डिसीज़ के कारण अगर एनीमिया कॉज हो तो उसे नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक कहते हैं। सेकंड है हाइपरक्रोमिक मैक्रोसाइटिक, इसको नॉर्मोक्रोम मैक्रोसाइटिक भी कहते हैं। ये एनीमिया हमें विटामिन B12 की डिफिशियंसी या फिर फोलेट की डिफिशियंसी के कारण होती है। थर्ड है हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक। हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक में आयरन की डिफिशियंसी के कारण या फिर थैलेसीमिया के कारण या फिर किसी क्रोनिक डिजीज़ के कारण अगर एनीमिया कॉज हो तो इसे हम हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। एनीमिया के भी फर्दर टाइप्स हैं। उसमें सबसे पहला टाइप है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया को हम मैक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक एनीमिया भी कहते हैं। इस टाइप की एनीमिया में जो RBCs रहती हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स रहती हैं वो प्रॉपर सही से मैच्योर नहीं हो पाती हैं, उनमें डिफेक्ट्स आ जाता है। इस केस में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो इमैच्योर रहती हैं, साथ ही साथ उनका जो साइज होता है रेड ब्लड सेल्स का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसी के कारण इनको मेगैलोब्लास्ट बोलते हैं। ये लार्ज साइज की जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं ये फर्दर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट हो जाती हैं। दिस टाइप ऑफ एनीमिया अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। जो इस टाइप की एनीमिया है यानी कि जो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है ये विटामिन B12 की डिफिशियंसी और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी होने के कारण होती है। विटामिन B12 की डिफिशियंसी होने का जो मुख्य कारण होता है वो प्रॉपर तरीके से अगर हम विटामिन B12 नहीं ले रहे हैं, अपने डाइट में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसके कारण विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो सकती है, या फिर हमारे बॉडी में जो विटामिन B12 है उसका एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पा रहा है, एक ये भी कारण हो सकता है। तीसरा कारण है डिफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ विटामिन B12, यानी कि जो विटामिन B12 है उसको प्रॉपर और सही ढंग से हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है। ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं साइनोकोबैलामिन, हाइड्रॉक्सीकोबैलामिन, फोलिक एसिड एंड फोलिनिक एसिड। ये ड्रग्स हम लोग विटामिन B12 की डिफिशियंसी यानी कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के केस में करते हैं। एनीमिया का सेकेंड टाइप है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगा, आयरन की डिफिशियंसी होने के कारण एनीमिया होगा। इस एनीमिया को हम माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया भी कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में हमारी जो बॉडी में हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका साइज छोटा हो जाता है, जिसका जो मेन कारण होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन की प्रॉपर मात्रा ना होने के कारण रेड ब्लड सेल्स का साइज छोटा हो जाता है। हीमोग्लोबिन की मेन जो सिंथेसिस है उस सिंथेसिस के लिए आयरन बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि अगर आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस नहीं होगा और हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं होगी तो फिर RBCs का सही तरह से प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और जिसके कारण आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाएगी। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इसका जो इसमें जो मेन रोल है वो हीमोग्लोबिन का है। हीमोग्लोबिन कम होने का मेन कारण जो है वो इनएडिक्वेट आयरन इन फूड, यानी कि अगर प्रॉपर मात्रा में अगर हम आयरन नहीं लेंगे तो उसके कारण हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन और हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी और साथ ही साथ इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। अगर आयरन पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसके कारण क्या है, हमारे जो बॉडी है उसमें हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। हीमोग्लोबिन हैज़ एन आयरन कंटेनिंग
मॉइटी हीम। हीमोग्लोबिन में आयरन कंटेनिंग मॉइटी यानी कि इसमें हीमोग्लोबिन में हीम प्रेजेंट होता है यानी कि आयरन प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोटीन ग्लोबुलिन के साथ मिलकर ये हीमोग्लोबिन बनाती है। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबिन। हीम का मतलब हो गया आयरन, यानी कि इसमें क्या है, आयरन की ज़रूरत होएगी, और अगर आयरन की कमी हो गई तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गया। ग्लोबिन यानी कि प्रोटीन, यानी कि हीम और आयरन, हीम यानी प्रोटीन और हीम मतलब आयरन और ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन, यानी कि आयरन और प्रोटीन इन दोनों के मिलने से हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज होता है। Porphyrin and globin are synthesized in the body and so their deficiency does not occur। अगर porphyrin और globulin ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होती हैं तो इसकी डिफिशियंसी नहीं होती है।